प्यारे बच्चों, मैं सुनील सर आज आपके लिए लाया हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पथ ऑफ आइडिया पर मैट्रिक्स का बहुत ही मज़ेदार चैप्टर। तो आज हम लोग जानेंगे मैट्रिक्स यानी अभिहू के इतिहास के बारे में। हम सभी जानते हैं कि वर्ग 12 की कक्षा में हम लोग इसकी चर्चा करते हैं और यह 3.1 से शुरू होता है। तो सबसे पहले आज हम लोग मैट्रिक्स के इतिहास के जानेंगे। तो हम जानते हैं सभी कि आज आधुनिक युग में मैट्रिक्स की परिकल्पना भी की जा सकती है। हम सभी जानते हैं कि हमारे वैज्ञानिक दुनिया में तरह तरह के आविष्कारों के लिए जाने जाते हैं। तो मैट्रिक्स की खोज की परिकल्पना सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि प्रारंभिक जैसी व्यवस्थाओं का उपयोग मैट्रिक्स का उपयोग सर्वप्रथम चाइना में हुआ, लेकिन धीरे धीरे इसका विकास भारतों में भी इसका बहुत बड़ा उपयोग होने लगा और इसका मुख्य रूप से उपयोग क्षेत्र आज हम लोग बीजगणित में यानी कि जिसको हम लोग अलजेब्रा कहते हैं उसमें भी करते हैं। तो 19वीं शताब्दी में अगर हम लोग चर्चा करेंगे तो अंग्रेज गणितज्ञ जेम्स सिल्वेस्टर ने मैट्रिक्स शब्द का प्रयोग शुरू किया था। इतिहास गवाह है कि हमारे वैज्ञानिक जब भी इसकी चर्चा करते हैं उसकी विकास हमारे दैनिक जीवन में आने वाली पीढ़ियों में होता है। सबसे पहले 1858 में आर्थर केली नामक गणितज्ञ ने एक शोध पत्र जारी किया जिसके लिए मैट्रिक्स के सिद्धांत पर यह आधारित है। उन्होंने इसका प्रयोग रैखिक समीकरणों के साथ भी किया। मैट्रिक्स जो होता है यह गणित की एक परिकल्पना है और आर्थर केली का एक इतिहास है। तो सबसे पहले मैट्रिक्स विज्ञान के और गणित के समन्वय को स्थापित करता है। गणित एवं विज्ञान के क्षेत्र में इसका बहुत ही सराहनीय योगदान है। आज हम लोग कंप्यूटर साइंस में भी इसका हम लोग उपयोग करते हैं, 3D गेम्स में भी इसका उपयोग करते हैं, डेटा साइंस में भी इसका बहुत बड़ा योगदान है। डेटा संरचना, कंप्यूटर विज्ञान में डेटा को पंक्ति और स्तंभों के रूप में संग्रहित करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। आजकल हम मेडिकल क्षेत्र में भी MRI और CT स्कैन में छवियों को बनाने और विश्लेषण करने में भी इसका उपयोग करते हैं। तो इसका उपयोग हम देखते हैं तो हमारे दैनिक जीवन में तरह तरह के तथ्यों को प्रस्तुत करते हैं और इसका खोज हो जाने से हमारे वैज्ञानिक युग में इसका बहुत बड़ा योगदान रहा है और फ्यूचर में इसका रहेगा। तो हम जानते हैं कि इसकी परिकल्पना हमें 1858 में आर्थर केली नामक गणितज्ञ ने हमें एक उपहार दिया और इसी की परिकल्पना आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो आप लोग जानते हैं कि सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं कि मैट्रिक्स का प्रारूप क्या होता है। तो मैं सुनील सर आपके अपने यूट्यूब चैनल पथ ऑफ आइडिया में एक बार पुनः स्वागत करता हूं और हम कोशिश करते हैं कि मैट्रिक्स को हम बेहतर तरीक़ा से आपको समझाएं। तो हमें उम्मीद है कि यह जो आपका प्रारूप है मैट्रिक्स का बहुत बेहतर तरीक़ा से समझ में आएगा। अगर किसी तरह की समस्या हो, अगर नहीं समझ में आता है तो पुनः आप हमें कमेंट करिएगा। तो सबसे पहले एक फंक्शन हम दिखा रहे हैं, आपको यहाँ पर दिया है। तो सबसे पहले मैट्रिक्स जो होता है यह छोटे कोष्ठ में इसे दर्शाया जाता है और छोटे कोष्ठ जैसा कि आपने देखा है कि यहाँ पर ये ब्लैक लाइन जो है यहाँ पर आपके सामने इसे घेरे हुए है और इसमें जो संख्याएं लिखी हुई हैं A11, A12, A13, A14 डॉट डॉट A1N तक, ये प्रस्तुत कर रही हैं कि ये अभिहू का ये पहचान जो है हमारे लिए ये कोष्ठ के प्रारूप में इसको हम लोगों ने रखा है। और इसका प्रारूप होता है, कोई संख्या हम लिखते हैं तो वह A11, A12 और A13, A14, A15 सो ऑन ये अनंत तक चली जाती है, यानी संख्याएं इस रो की बढ़ती चली जाएंगी N तक। उसी तरह उसकी दूसरी जब पंक्ति शुरू होती है तो वह A21, A22, A23, A24 और A2N तक चली जाती है। इस प्रकार इसकी तीसरी पंक्ति शुरू होती है A31, A32 और A33
और A3N तक ये चली जाती है। तो इसकी जो ये सारी लाइनें हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसे पंक्ति कहते हैं। इंग्लिश में इसको रो कहते हैं और हिंदी में इसे पंक्ति कहते हैं। तो अगर इसकी परिकल्पना हम सीधे लाइन से करते हैं तो यह क्या होता है कि यह आपका क्या हो जाता है कि इसे हम लोग R1 के पहली लाइन जो ये खींची गई है, ये पहला जो प्रारूप बन रहा है ये तीर के चिन्ह के अनुसार, तो इसे हम लोग R1 से सूचित करते हैं, यानी कि पहली पंक्ति। और उसके बाद ये 21 वाली जो लाइन बन रही है यह दूसरी पंक्ति, इसको हम R2 से सूचित करेंगे। और ये देख रहे हैं 31, 32, 33, इसको हम लोग R3 से सूचित करेंगे, यानी कि तीसरी पंक्ति। आप सभी जानते हैं कि कॉलम भी होता है। कॉलम का मतलब क्या होता है, स्तंभ। कॉलम को हिंदी में हम लोग स्तंभ कहते हैं और इसे हम लोग C1 C2 से सूचित करते हैं। इसे हम लोग C1 C2 से सूचित करते हैं। तो ये C1 जो होता है, ये C1 C2 हमारे लिए ये स्तंभ के लिए कार्य करते हैं। तो ये आप लोगों ने देखा कि ये आपके क्या हो गए, ये 11, 21, 31 और M1 तक ये क्या हो गए, ये आपके आबिहू के कॉलम हो गए। उसी तरह ये दूसरा कॉलम हो गया C2 और उसी तरह यहाँ पर जो आएगा वो C3, यानी कि तीसरा कॉलम हो गया। और उसी तरह आगे जो आएगा चौथा कॉलम होगा। कॉलम का मतलब समझते होंगे आप लोग जो कॉलम देखे होंगे हमारे घरों में, जो खड़ा रूप वो जब घरों का बनाया जाता है, घरों का निर्माण किया जाता है, तो साधारण भाषा में हम लोग पिलर कहते हैं, उसको हम लोग कॉलम के नाम से भी जानते हैं। अगर आप उसे याद रखते हैं तो ये लाइनें जब खड़ी होती हैं 11, 21 और 31 तक, ये हमारी पहली कॉलम होगी। यानी हमारे घरों के 4 कोनों पर अगर हम 4 पिलर, 4 स्तंभों को लगाते हैं तो पहला होगा C1 जिसको कॉलम प्रथम कहेंगे, और दूसरा कॉलम होगा जिसको C1 C2 कहेंगे, दूसरा कॉलम कहेंगे, दूसरा स्तंभ कहेंगे। उसी तरह यह कॉलम चलता चला जाएगा। इसका प्रारूप M और N के रूप में जाना जाता है और I और J के रूप में जाना जाता है। तो कुछ आप मुझे उम्मीद है कि यह जो प्रश्न है, यह प्रारूप है, आपको समझ में आया होगा। आगे हम लोग देखते हैं, कुछ नीचे प्रश्न है उसके बारे में हम लोग देखते हैं कि ये प्रश्न क्या है। जैसे पहला प्रश्न है, आपका देख रहे हैं कि ये क्या है। पहला प्रश्न आपका दिखा रहा है कुछ, यहाँ पर देखिए ये आबिहू A के रूप में दिए गए हैं। तो ये A के रूप में जो दिया गया है, इसकी पूछ रहा है कि कोटि क्या है। तो इसकी कोटि हम लोग किस रूप में लिखते हैं, तो इसकी कोटि हम लोग M और N के रूप में लिखते हैं, M और N के रूप में। तो इसमें हम देखते हैं कि आपने ऊपर हमने जब जिक्र किया तो आप देखे होंगे कि इसमें जितने भी ये फंक्शन हैं ये सभी इसके अवयव हैं। इंग्लिश में इसको एलिमेंट कहते हैं, इंग्लिश में इसको एलिमेंट के नाम से जाना जाता है और हिंदी में अवयव के नाम से जाना जाता है। अगर तीन रो हो और 3 कॉलम हो तो उसको हम 3x3 के मैट्रिक्स के रूप में जानेंगे। जैसा कि यहाँ में प्रश्न को दिखाया गया है कि आपसे पूछा गया है कि आबिहुओं की कोटि क्या है। तो यहाँ पर क्या है, पंक्तियों की संख्या कितनी है, 3 है। पंक्तियों की संख्या कितनी है, 3 है। और स्तंभों की संख्या कितनी है, 4 है। तो यहाँ पर क्या दिखाया गया है, पंक्ति और स्तंभों की संख्या 3 और 4 के रूप में है। तो इसके अवयवों की कुल संख्या कितनी होगी, 3 चौके 12, यानी कि टोटल इसमें क्या हो गए कि 12 अवयव हो गए। इस प्रकार क्या होगा, इसमें अगर कोई पूछता है कि A13 का मान है, तो हमारा चलता क्या है कि ये A13 जो है कि इसी प्रारूप में चलता है। तो यहाँ से शुरू होता है A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33 और ये 34। यानी हमारा A11 का मान 2, A12 का मान 5 और A13 का मान 19 और A14 का मान -7 होता है। उसी तरह यह क्या है, A21 का मान 35, A22 का मान -2, A23 का मान 5/2 और A24 का मान 12 होगा। उसी तरह A31 का मान 3 और A32 का मान 1 और A
33 का मान 5 होगा। तो इस प्रकार हम लोग क्या करते हैं कि इन संख्याओं के प्रश्नों को हम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। उम्मीद करते हैं कि इसी तरह की वीडियो आपके साथ उपलब्ध कराएं और मिलते हैं इस ब्रेक के बाद अगले एपिसोड में। धन्यवाद।